नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं आपके एमए फाइनल ईयर के छठे पेपर की पहली यूनिट का पहला टॉपिक, अंग्रेज़ों की भारत पर विजय। विद्यार्थियों, विगत व्याख्यान में हमने पाठ्यक्रम की चर्चा की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से पाठ्यक्रम 5 इकाइयों में विभक्त है और 5 इकाइयों में विभक्त पाठ्यक्रम में जो टॉपिक हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी और साथ ही में पेपर स्कीम के बारे में भी चर्चा की थी कि किस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र 3 भागों में विभाजित है, जिसमें 50 शब्दों वाले उत्तर भी हैं, 200 शब्दों वाले भी, 500 शब्दों वाले भी। ये सब चर्चा हमने विगत व्याख्यान में की थी। हम अंग्रेज़ों की भारत पर विजय प्रारंभ करें उससे पहले थोड़ा यूरोपीय बस्तियां जो भारत में आती हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। वैसे तो आप सभी ने बीए थर्ड ईयर के अंदर ये पढ़ा है, लेकिन फिर भी आपको स्मरण हो जाएगा और कुछ विद्यार्थी जिनके पास में पहले इतिहास नहीं रहा था उनको इसकी जानकारी हो जाएगी। देखिए, थोड़ा हम इतिहास में और पीछे चलते हैं। हमारा तो आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, 1740 से हमारा समय प्रारंभ हो रहा है, लेकिन हम प्राचीन काल की बात करते हैं। प्राचीन काल में यूनानियों के समय से भारत के यूरोप से व्यापारिक संबंध थे। आप समझ रहे होंगे विद्यार्थियों, प्राचीन काल यानी कि ईसा से पहले और ईसा के बाद का जो लगभग हिंदू शासकों का जो समय है, वो हम उसमें यूनानियों के साथ संबंध है। आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस यहाँ पर यूनानी राजदूत के रूप में मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र में पदस्थापित था और तो तब से हमारे संबंध, उससे भी पहले से हमारे संबंध, क्योंकि व्यापार तो होता ही था। फिर मध्यकाल में यूरोप का व्यापार भारत से रहा, कई मार्गों से रहा, स्थल मार्ग से रहा, फिर जल मार्ग से हो गया और तब भी हमारे संबंध यूरोप से रहे। एशिया का व्यापार अधिकांशतः अरब लोगों के हाथ में था, जबकि भूमध्य सागरीय और यूरोपीय सागर व्यापार जो है, भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार इटली के व्यापारियों के यूँ कहीं कि एकाधिकार में था। यह व्यापार पूर्वी गरम मसालों के कारण बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि गरम मसालों की यूरोप में बहुत मांग थी और उसके जो रेट हैं वो भी अच्छे मिलते थे। हमारे यहाँ से बहुत सस्ते दामों में लेके जाते वो, और वहाँ पे बहुत अच्छे उनको दाम मिलते थे। 1453 में आप जानते हैं कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्की लोगों का अधिकार हो गया था और इससे जो वो व्यापारिक मार्ग था जो पूर्वी देशों की तरफ आता था, पूर्वी देशों और पश्चिमी देशों के बीच की जो कनेक्टिविटी थी उस पर तुर्कों का अधिकार हो गया। वे व्यापारियों को लूटने लगे, मारने लगे। एक नई समस्या हुई। पहले वेनिस और जेनोवा के व्यापारियों के हाथ में पूर्वी व्यापार के केंद्रित होने से यूरोप के जो देश हैं, स्पेन हैं और पुर्तगाल हैं, इस व्यापार से बाहर थे। लेकिन गरम मसालों के महत्व और भारत के विख्यात वैभव के लोभ से यूरोप में सोने की जो गोल्ड है उसकी अपर्याप्तता के कारण पश्चिमी यूरोपीय देश और व्यापारी भारत और पूर्वी द्वीप समूह तक पहुंचने के लिए नए और सुरक्षित मार्ग ढूंढने लगे। पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग प्रारंभ किया। सबसे पहले 1494 में स्पेन का कोलंबस भारत पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमेरिका पहुंच गया। फिर 1498 में
वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल का था, वो भारत पहुंचने में सफल रहा। और पुर्तगाल एक शताब्दी तक पूर्वी व्यापार पर उसने पुर्तगाल ने एकाधिकार बनाए रखा और भारत में कोचीन, गोवा, दमन और जो दीव है वहाँ पर उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। डच जो कि हॉलैंड के थे वो भी 1595 में भारत पहुँचे। यद्यपि उन्होंने 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, लेकिन उनकी व्यापारिक रुचि भारत से अधिक हिंद चीन में थी, जहाँ गर्म मसाले पाए जाते थे। भारत में उनके व्यापारिक अड्डों की, व्यापारिक सेंटर्स की हम बात करें तो सूरत है, भड़ोच है, कैम्बे, अहमदाबाद, कोचीन, नागापट्टनम, मछलीपट्टनम, चिंसुरा, पटना और आगरा थे। तो अंग्रेज व्यापारी 16वीं सदी के अंत तक पुर्तगाल और स्पेन की जल सर्वोच्चता के कारण भारत पहुंचने में अन्य मार्ग ढूंढते रहे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। 1579 में जब ड्रेक ने संसार की परिक्रमा की, 1588 में स्पेनिश आर्मेडा जो कि जहाजी बेड़ा था उसकी पराजय हुई, तो अंग्रेजी जल शक्ति जो है वो भी यूँ कहें कि और अधिक शक्तिशाली हुई या उसको श्रेष्ठ माना जाने लगा। और जब ये हो गया कि उन्होंने जो ड्रेक ने संसार की परिक्रमा कर ली और उन्होंने 1588 में अंग्रेज़ों ने स्पेन को पराजित कर दिया, तो फिर उनकी जल शक्ति की श्रेष्ठता भी स्थापित हो गई और अब वे भी भारत और पूर्वी देशों तक आराम से जो है पहुंच गए। और अब हम यदि अंग्रेज़ों की बात करें, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब मुग़ल साम्राज्य का पतन हो रहा था, तब भिन्न भिन्न शक्तियाँ उसका स्थान लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। इस संघर्ष में अंग्रेज़ भी सम्मिलित थे और वे सफल हुए और उन्होंने भारत में एक नए विदेशी साम्राज्य की नींव डाली। मुग़ल साम्राज्य को पाने के लिए मराठों के अलावा बाकी सभी दावेदारों को जो थे वो सब इस संघर्ष में पीछे रह गए और अंग्रेज जो है उस पर बाजी मार गए। ये अंग्रेज़ प्रारंभ में भारत में राज्य स्थापित नहीं करना चाहते थे, लेकिन यहाँ की राजनीतिक स्थितियाँ और जो यूरोप की परिस्थितियाँ थीं उस कारण वो यहाँ की राजनीति में भी उन्होंने हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया, राजनीतिक शक्ति बन गए। यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के कारण यूरोपियों ने भारतीय राजनीति के भंवर में भी भाग लिया। मुग़ल साम्राज्य के उत्तराधिकार युद्ध के कारण नहीं, मुग़ल साम्राज्य में जो उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ उससे ये विदेशी शक्तियाँ दूर रहीं। 1599 में जब 80 अंग्रेज़ व्यापारी भारत से व्यापार करने के लिए लंदन में एक कंपनी की स्थापना के लिए एकत्रित हुए, उस समय उनके मन में भारतीय राजनीति में भाग लेने की कोई इच्छा नहीं थी। उनका मुख्य उद्देश्य गर्म मसालों का व्यापार करना था, जिस पर पुर्तगाल और डच जो है खूब लाभ कमा रहे थे। 1623 में इंडोनेशिया के द्वीप समूह से अंग्रेज़ों के निष्कासित होने पर उन्होंने सूरत में एक छोटा सा व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया। यहाँ से उन्होंने पुर्तगालियों को खदेड़ दिया और मुग़ल सम्राट जहांगीर से विशेष अधिकार प्राप्त कर लिए। और जो अंग्रेज़ दूत था टॉमस रॉ, वो उसने जहांगीर को काफ़ी प्रभावित किया और जहांगीर से उन्होंने अधिकार और कुछ मतलब अपने लिए कुछ रियायतें प्राप्त कर ली। कंपनी की प्रगति का प्रथम चरण 18वीं शताब्दी में मुग़ल साम्राज्य के विघटन से प्रारंभ हुआ और वह भारतीय शासकों की और उन भारतीय व्यापारियों की इच्छाओं से प्रभावित था
जो स्वयं भारत में व्यापारिक क्षेत्र में प्राथमिकता चाहते थे। मुगल साम्राज्य में सम्राट और उनके प्रतिनिधि यद्यपि यूरोपीय व्यापारियों से व्यापार करना चाहते थे, लेकिन किसी खास समुदाय पर उनकी कृपा दृष्टि नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा भारत में एक अधिकार और चुंगी में छूट चाहती थी, लेकिन वह भारतीय शासकों को प्रभावित नहीं कर सकी, इसलिए वह मात्र व्यापारिक कंपनी बनी रही और उसको भारत में अपना यूँ कहीं कि प्लेटफॉर्म बनाने में कठिनाई हो रही थी। चापलूसी, उपहार और रिश्वत द्वारा कंपनी ने भारतीय शासकों में अपने उद्देश्य प्राप्त करने की कोशिश की। दूसरी तरफ कंपनी अपनी प्रतिद्वंदी कंपनियों को हानि पहुंचा रही थी और स्वयं अपनी शक्ति यानी कि सैनिकों की संख्या बढ़ाकर और किलेबंदी कर रही थी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति भारत में प्रारंभ से बहुत साधारण थी और 1687 तक सूरत उसका प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा। इस समय अंग्रेज मुगल सत्ता के समक्ष एक प्रार्थी के समान रहे। 1623 तक उन्होंने फैक्ट्रियों की स्थापना सूरत, भड़ोच, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम में कर ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत आकर कूटनीति और युद्ध का सहारा भी लिया। जहाँ जहाँ उनकी फैक्ट्रियाँ स्थित थी उन इलाकों में उन्होंने अपने को मजबूत किया और वहाँ उनको अपने अधीन जो है करने का उन्होंने प्रयास कंपनी के जो है अधिकारियों ने किया। दक्षिण में परिस्थितियां अंग्रेज़ों के अनुकूल थीं, क्योंकि यहाँ उनको एक शक्तिशाली सरकार का सामना नहीं करना पड़ा। 1565 में दक्षिण के शक्तिशाली विजयनगर का स्थान कमज़ोर स्टेट्स ने ले लिया था। अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की और बाद में जब मद्रास की भूमि का स्थानीय शासक से उनको पट्टे पर मिल गई मद्रास की भूमि, तब कंपनी की फैक्ट्री मद्रास स्थानांतरित हो गई। कंपनी को अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी करने तथा वहां प्रशासन करने और सिक्के ढालने का अधिकार मिल गया। मद्रास में कंपनी का जो दुर्ग उन्होंने बनाया वो फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम से जो है वो बाद में प्रसिद्ध रहा। 17वीं शताब्दी के अंत तक कंपनी ने मद्रास पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली और इसकी रक्षा के लिए सेना भी तैयार कर ली। प्रारंभ से ही कंपनी भारत पर विजय, भारतीयों से धन वसूल करने की इच्छा रखती थी। 1688 में बम्बई का द्वीप प्राप्त होने से सूरत के बदले बम्बई पश्चिमी भारत की मुख्य बस्ती बन गई। सूरत सूती और मलमल वस्त्र, मसाले, सोरा, नील और रंजक का मुख्य उनका जो है गोदाम बन गया। भड़ोच और बड़ौदा की फैक्ट्रियां स्थानीय क्षेत्रों में जो उत्पादित सामान है वो एकत्रित करती रही। आगरा की फैक्ट्री मुगल अफसरों को लट्ठा बेचती थी और वीना से नील खरीदती थी। अंग्रेज़ों का प्रभाव अब पूर्व में बढ़ा। हरिहरपुर महानदी के मुख पर उड़ीसा में बालासोर, हुगली, पटना, कासिम बाजार आदि स्थानों पर उनका प्रभाव स्थापित हुआ। 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल के तट के सभी अड्डे फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दिए गए। बंगाल में कंपनी रेशम, सूती वस्त्र, उजरती सामान, सोरा और चीनी का व्यापार करती थी। बंगाल में सुल्तान शुजा, जो कि शाहजहाँ का पुत्र था, ने 3000 रुपये का वार्षिक कर लेकर कंपनी को व्यापारिक मामलों में कुछ विशेषाधिकार दिए और 1656 में एक और फरमान से भारतीय कर्मचारियों का कंपनी से आयात और निर्यात कर लेना वर्जित हो गया। तो कंपनी यहाँ धीरे धीरे अपने पैर पसार रही थी। 1770 में जब मुगल सम्राट फर्रुखसियर था के फरमान से ईस्ट इंडिया कंपनी को कई सुविधाएं मिली।
पहला, बंगाल में कंपनी को 30,000 रुपये की निश्चित वार्षिक राशि के स्थान पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिल गया। दूसरा क्या लाभ मिला? कंपनी कलकत्ते के पास अतिरिक्त भूमि किराए पर ले सकती थी। तीसरा, कंपनी हैदराबाद में भी व्यापार कर सकती थी, मद्रास में भी व्यापार कर सकती थी और वहाँ पे भी एक किराया निश्चित कर दिया और उसके बदले कंपनी व्यापार कर सकती थी। चौथा, सूरत में भी 10,000 की राशि देकर कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिल गया, यानी कि कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पांचवा, कंपनी के जो सिक्के बम्बई की टकसाल में बने थे उन्हें मुगल साम्राज्य में मान्यता मिल गई। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, कंपनी ने धीरे धीरे भारत में जो व्यापार करने आई थी उसने अपनी व्यापारिक सुविधाएं खूब बढ़ा ली और यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगी। दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है फ्रांस से संघर्ष चला। असल में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं और राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने की जो योजनाएं 17वीं शताब्दी में औरंगजेब द्वारा विफल कर दी गई थी, 1740 के दशक में पुनर्जीवित हो गई, क्योंकि केंद्रीय मुगल सत्ता की दुर्बलता स्पष्ट हो गई थी। पश्चिमी भारत में मराठों की गतिविधियों और पूर्व भारत में अली वर्दी खां के दृढ़ नियंत्रण के कारण इन इलाकों में विदेशी शक्तियों की प्रवेश करने की अपनी शक्ति स्थापित करने की संभावना कम थी। 1748 में निज़ाम उल मुल्क की मृत्यु के पश्चात जब अराजकता फैल गई, मराठों के आक्रमण ने अव्यवस्था को और बढ़ा दिया। दक्षिण भारत की मैं बात कर रहा हूँ विद्यार्थियों। तो कर्नाटक में भी उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़े और उस कर्नाटक में जो उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध हुआ उसमें अंग्रेज और फ्रांस एक दूसरे के सामने आ गए, जो कि वहाँ इंग्लैंड में परंपरागत शत्रु थे और उन दोनों के बीच में यहाँ पर युद्ध हुआ और उस युद्ध में जो है अंततः जो विजय है वो विजय जो इनके बीच में जिनको हम कर्नाटक युद्ध कहते हैं, वो जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए उनमें विजय अंग्रेज़ों को प्राप्त हुई और अंग्रेज़ जो है अब जो उसका प्रमुख प्रतिद्वंदी था फ्रांस, वो अब उससे मुक्त हो गया, वो प्रतिद्वंदी समाप्त हो गए और इसके बाद विद्यार्थियों अंग्रेज़ जो है वो भारत विजय की तरफ लगते हैं। भारत में अपनी राजनीतिक संभावनाएं, राजनीतिक भविष्य पर वो जो है कार्य करने लगते हैं। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।